वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्ण लव क्लासेस। आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जुडिशरी 2008 का पेपर। जीएस पार्ट हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो हम कवर करेंगे लॉ पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अचल संपत्ति का मासानुमासी पट्टा करता है पट्टेधारी के भाग पर पर्यवसाय है कितने दिन की सूचना देने पर? 15 दिन की नोटिस देने पर। ठीक है। और जो वर्षानुवर्षीय होते हैं उनके लिए 6 माह की नोटिस देनी होती है। तो जो वर्षानुवर्षीय होते हैं वो वर्ष से वर्ष तक चलते हैं, और जो अन्य पट्टे होते हैं वो मासानुमासी होते हैं। और ये हम कहाँ देखते हैं? सेक्शन 106 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न अंतरण में कौन सा मौखिक किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है पट्टे का परित्याग। ठीक है, जो पट्टे का परित्याग है वो मौखिक किया जा सकता है। बाकी वर्षानुवर्षीय पट्टा, 100 रुपये से अधिक की संपत्ति का विनिमय, साधारण बंधक, ये मौखिक नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत भागिक पालन का सिद्धांत लागू नहीं होता है तो किस पर? तो उपरोक्त सभी पर, जैसे कि मुख्य संविदाओं पर, खड़ी इमारतों पर, और यदि संविदा की विषय वस्तु घास है तो इन पर यह अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत लोक अधिकारी वेतन का अंतरण कर सकता है या नहीं? तो नहीं कर सकता, ऐसा कहा गया सेक्शन 6 के 6 में। तो सेक्शन 6 हमें बताती है किन संपत्तियों का अंतरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसमें सर्वस्व अदाता को परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया 128 में। ठीक है, सर्वस्व अदाता। और एक होता है दुर्वदान, वो कहाँ पर? 127 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अंतरण पक्षकारों के कृत्य द्वारा नहीं किया जा सकता? तो वह है बंधक, जबकि उत्तराधिकार, विक्रय, दान ये कृत्य द्वारा किए जा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा ना, उत्तराधिकार रहेगा। ये पार्टीज के एक्ट द्वारा नहीं है, जबकि बंधक तो पार्टी के एक्ट द्वारा ही किया जाता है। विक्रय, दान, उत्तराधिकार क्या होता है? ये तो जब कोई मर जाता है तो उसके उत्तराधिकारियों को स्वतः मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है दुर्वदान संपत्ति अंतरण अधिनियम 1822 में परिभाषित है कहाँ पर? 127 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्न में से किस धारा में शाश्वतता के विरुद्ध नियम को बताया गया? तो बताया गया सेक्शन 14 में। और संपत्ति को व्यनित करने से अवरुद्ध करने वाली शर्त दी गई है कहाँ पर? सेक्शन 10 में। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के निम्न प्रावधानों में से किसमें कब्जा बंधकदार के वैधानिक दायित्वों को बताया गया? तो बताया गया 76 में। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्न में से कौन अनुयोज्य दावा नहीं है? तो यह डिग्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, अनुयोज्य दावा नहीं है, जबकि जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन देय धन प्राप्त करने का अधिकार है, मकान का किराया प्राप्त करने का भी है, भरण प्राप्त करने का भी है, लेकिन डिग्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अजन्मा व्यक्ति अंतरण पर निहित हित कब अर्जित कर सकता है? तो ये जन्म लेते ही कर लेता है। यूपी जुडिशरी में पूछा गया था क्वेश्चन 2018 में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संपत्ति नियंत्रण अधिनियम 1882 के अंतर्गत नेवर डेबिट क्वाड नॉन हैबिट का सिद्धांत लागू होता है। ये लागू होता है 41, 42, 43 और 44। तो नेवर डेबिट क्वाड नॉन हैबिट का मतलब ये है कि आप अपनी सुरक्षा पर किसी को अंतरण नहीं कर सकते। मतलब ये, जब तक कि आप देने लायक नहीं हो या किसी संपत्ति के स्वामी नहीं हो तो आप उसे अंतरण नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि अपनी कृषि भूमि खेत को बेचता है इस शर्त पर कि साथ की खेत भूमि से गेहूं बो सकता है किंतु धन की फसल नहीं पैदा कर सकता। तो ये कैसा होगा? अंतरण तो वैध एवं शर्त शून्य है। अंतरण वैध है और शर्त शून्य होगी। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 संबंधित है किससे? आई होप सभी जानते होंगे, आंशिक पालन के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा
106 के प्रावधानों को संपत्ति अंतरण अधिनियम संशोधन 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ये प्रावधान लागू होते हैं 30 दिसंबर 2002 से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यासन का सिद्धांत लागू होता है कहाँ पर? बंधक में। ठीक है, और संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अपनी संपत्ति को अंतरित करने में कौन सक्षम नहीं है? तो अवयस्क सक्षम नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अनुयोज्य दावा नहीं है, तो कौन सा? कॉपीराइट। संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा क्रमबंधन के सिद्धांत से संबंधित है? ये है 56। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी संपत्ति चल संपत्ति नहीं है? तो यह है झील से मछली पकड़ने का अधिकार। और संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्न में से किस धारा में भार को परिभाषित किया गया? तो किया गया 100 में। संपत्ति अंतरण अधिनियम 82 की धारा 105 में पट्टा संबंधित है किससे? अचल संपत्ति के पट्टे से, चल संपत्ति के पट्टे से, चल एवं अचल दोनों से, या फिर किसी विशेष संपत्ति से संबंधित है। तो इसके लिए आपको ओनली अचल संपत्ति के पट्टे से ही संबंधित है पट्टा। ठीक है, और इसकी आवश्यकता तो देख लेते हैं। यह कि पट्टा अचल संपत्ति के संबंध में होना चाहिए, जब पहला ही एसेंशियल है देखिए, और पट्टे में 2 पक्षकार होने चाहिए, और अचल संपत्ति के पट्टे का भोग अधिकार पट्टे का होना चाहिए, और अंतरण की अवधि एक निश्चित अथवा सामयिक काल के लिए अथवा शाश्वत काल के लिए होनी चाहिए। पट्टे का अंतरण प्रतिफल के लिए होना चाहिए, और पट्टे द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई होनी चाहिए। पट्टाकर्ता पट्टा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। पट्टाकर्ता को अंतरण का अधिकार होना चाहिए। दान के संबंध में यदि स्वीकृति से पूर्व अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान कैसा है? यह शून्य है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम को निम्न धाराओं में से किसमें दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन को बंद दिया गया? तो दिया गया सेक्शन 9 में। और एक हिंदू जिसने एक पुत्र का दत्तक ग्रहण किया है, बाद में उसके नैसर्गिक रूप से जुड़वा एक पुत्र एवं एक पुत्री उत्पन्न होते हैं, अब वह अपने दत्तक पुत्र को अपने मित्र को दत्तक में देना चाहता है, वह हिंदू दे सकता है? नहीं, तो नहीं दे सकता है। नेक्स्ट है क्योंकि दत्तक का फिर से दत्तक नहीं हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिकता निम्न में से किस बाद में परीक्षण किया गया था? तो आई होप सभी जानते होंगे, ये था सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार के बाद में। ठीक है, और इसे टी सरिता बनाम वेंकट सुबैया के बाद को इस सरोज रानी के बाद में उलटते हुए यह हिदायत किया था कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना संबंधी उपचार विवाह के अधिकारों को एक दूसरे के से निकट लाता है तथा उनके आपसी मतभेद को दूर करने में सहायक है। तो यह धारा 9 संवैधानिक है, जबकि टी सरिता और वेंकट सुबैया ने इसे असंवैधानिक बताया था। निम्न में से किस वाद में प्रथम बार यह निर्धारित किया गया था कि हिंदू जन्म से होता है और बनाया भी जाता है? तो ये होता है इब्राहिम बनाम इब्राहिम। हिंदू विधि के अंतर्गत एक विवाहित हिंदू महिला एक बच्चे का दत्तक ग्रहण करती है, बाद में वह एक व्यक्ति से विवाह कर लेती है, यह व्यक्ति उस दत्तक पुत्र का माना जाता है क्या? सौतेला पिता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सपिंड संबंध को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित किस धारा में परिभाषित किया गया? तो किया गया धारा 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निर्वसेती मृतक हिंदू पुरुष की पृथक संपत्ति उत्तराधिकार प्राप्त होती है किसको? माता को। पिता को नहीं हो सकती, पिता इस सेकंड श्रेणी के हैं उत्तराधिकारी। ठीक है, बहन और पिता, इसलिए बहन भाई पिता, तो माता को ही जाएगी। नेक्स्ट है 30 वर्षीय एक हिंदू पुरुष 15 वर्षीय एक लड़की का दत्तक ग्रहण करता है, यह दत्तक ग्रहण कैसा है? शून्य है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है एक हिंदू लड़की जिस बचपन के मित्र से विवाह करना चाहती है उसे उसकी सगी मौसी ने दत्तक ग्रहण कर लिया है। ठीक है, मतलब एक लड़की है हिंदू जो अपने बचपन के मित्र से विवाह करना चाहती है, उसे उसकी सगी मौसी ने दत्तक ग्रहण कर लिया।
ठीक है, उसकी उस व्यक्ति से मित्रता दत्तक ग्रहण से पहले से है, तो उनके मध्य विवाह हिंदू विधि के अनुसार कैसे होगा? शून्य होगा, क्योंकि अब वह उसका भाई हो गया, वो भाई बहन कहलाएंगे क्योंकि मौसी ने दत्तक ग्रहण कर लिया है। और 25 वर्षीय वधु से विवाह करता है। हिंदू विधि में यह विवाह कैसा है? वैध है परंतु दंडनीय है। ये 25 वर्षीय वर 15 वर्षीय वधु से विवाह कर रहा है, तो यहाँ पर यह विवाह तो वैलिड होगा पर दंडनीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये दंडनीय कहाँ पर होगा? धारा 18 में। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हिंदू विधि के अंतर्गत एक पुत्र को दत्तक ग्रहण कर सकता है? तो ये है जिनका कोई जीवित पुत्र न हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की निम्न किस धारा के अंतर्गत एक हिंदू मिताक्षर सैदायकी में अपना हित इच्छा पत्र के द्वारा अंतरण कर सकता है? तो ये कर सकता है धारा 30 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को निम्न धाराओं में से किस धारा में काल्पनिक विभाजन का प्रावधान किया गया है? तो सेक्शन 6 में। नेक्स्ट है, क्या कोई हिंदू प्रथम पत्नी की लिखित सहमति से दूसरा विवाह कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एक हिंदू हो सकता है, बौद्ध, जैन, आर्य समाजी तीनों। ठीक है, और नेक्स्ट है, एक संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता होता है कौन? पिता। ठीक है, और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए याचिका लाई जा सकती है कितने? 1 वर्ष बाद। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज है कि साथ रहना दुर्भर है या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें तलाक लेना ही कोर्ट को उचित लगता है, तो तलाक की डिक्री 6 महीने के अंदर भी पारित कर सकता है या 1 वर्ष से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद है उनका सेक्शन 13B है, ये भी याद रखना। संयुक्त हिंदू परिवार में सम्मिलित नहीं है, कौन नहीं है? विवाहित पुत्री, जबकि विवाहित पुत्र, दत्तक पुत्र और दत्तक पुत्री सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने हिंदू विधि के को परिभाषित करते हुए कहा था कि हिंदू विधि स्मृतियों की विधि है? कहा था मेन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, हनुमान प्रसाद बनाम मुसम्मद बबुई का वाद संबंधित है किससे? संरक्षकता से। बच्चों के संबंध में अभी स्वीकृति होती है दोनों बेटे और बेटी के लिए। निम्न में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि दाम्पत्य अधिकार के संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं? सरोज बनाम सुदर्शन के वाद में। ठीक है, जहाँ एक हिंदू पुरुष को निर्वसित मृत्यु हो जाने पर वह पूर्वज गोत्रज एवं वंशज गोत्रज तथा एक संपार्श्विक गोत्रज पीछे छोड़ जाता है, तो उनके मध्य उत्तराधिकार के लिए वरीयता क्रम क्या होगा? वंशज, पूर्वज और संपार्श्विक का। ठीक है, सबसे पहले वंशज, फिर पूर्वज, फिर संपार्श्विक। निम्न हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत हिंदू महिला को दत्तक ग्रहण की शक्ति प्राप्त है? तो यह धारा 8 में। सपिंड नातेदारी लागू होती है तो माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा हिंदू स्त्री को प्रदान किया है क्या? विभाजन का दावा करने का अधिकार, सैदाइक के रूप में स्वामित्व का अधिकार, विवाह के पश्चात भी पैतृक आवासीय मकान में निवास एवं विभाजन का अधिकार। निम्न में से कौन सा स्थान आम पूजा का स्थान नहीं है? तो ये है इमामबाड़ा। मुस्लिम विधि में जब पति एवं पत्नी दोनों ही विवाह विच्छेद चाहते हों तो इस व्यवहार को क्या कहते हैं? मुबारक। ठीक है, और मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई मुसलमान अपनी संपत्ति की वसीयत किस सीमा तक कर सकता है? तो 1/3 तक कर सकता है। मुस्लिम विधि में बिना गवाह होने पर विवाह कैसा होगा? अनियमित। और मुस्लिम तलाक के प्रभाव हैं, तलाकशुदा पत्नी अपने पूर्व पति से भरण पोषण की हकदार नहीं रह जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुन्नी मुसलमान मुतविवाह को मानते हैं कैसा? अवैध। ठीक है, और मुस्लिम विधि शास्त्र को जाना जाता है फिक्र से। ठीक है, मेहर की अदा न होने पर मुस्लिम विधि में विधवा की संपत्ति पर काबिज रहने का अधिकार उसका कैसा है? व्यक्तिगत अधिकार। दान के संबंध में मुस्लिम विधि में निम्न कौन से कथन सत्य हैं? तो दान मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, सर्वोत्तम तलाक है एहसन तलाक। ठीक है, जब मुस्लिम विवाह में मेहर अनिश्चित है, पत्नी हकदार होती है किसकी? मेहर मिसल प्राप्त करने की। अवैध संबंध रखने वाली मुस्लिम महिला दंडनीय है जिना के लिए। यदि मुस्लिम पति अपनी पत्नी पर जाकर उनका झूठा दोषारोपण करता है, उस आरोप के खंडन की प्रक्रिया को कहते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो वो वैसे जिहर होती है, यहाँ पर जिहरी है। और नेक्स्ट है, और
मुस्लिम विधि के अंतर्गत खुला द्वारा तलाक निम्न में से किसकी सहमति एवं पहल पर विवाह विच्छेद है? तो ये पत्नी की। यदि कोई सुन्नी मुसलमान किसी किताबी लड़की से विवाह करता है तो विवाह कैसा है? वैध है। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु उपरांत निम्न में से किसको खलीफा नियुक्त किया गया है? अबू बकर का। मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सा दान शून्य नहीं है? तो पर्दानशीन महिला द्वारा दिया गया दान। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 निम्नलिखित में से मुस्लिम विवाह विधि के किस विचारधारा पर आधारित है? मलिक की विचारधारा पर। मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई मुसलमान अपनी संपत्ति को किस सीमा तक दान कर सकता है? तो 1/3 तक, ये संपूर्ण संपत्ति को दान कर सकता है, दान के लिए बोला गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मुस्लिम विधि का प्रारंभिक स्रोत नहीं है? तो यह है उर्फ या तामूल। और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1940 के प्रावधान निम्न में से किस तलाक को अधिकार प्रदान करते हैं? केवल पत्नी को। और मेहर कैसी हो सकती है? विवाह का प्रतिफल भी है, सम्मान का सूचक भी है और आवश्यक प्रसंगति भी है। शिया विधि के अनुसार विवाह निष्पादन करने के लिए साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है शिया में, ठीक है। डाइवोर्स के टाइम होते हैं। एक मुसलमान एक साथ 2 पत्नियां रखने के लिए प्रतिषिद्ध है यदि दोनों पत्नी एक दूसरे से संबंध हैं, वैवाहिक संबंध से, रक्त संबंध से या दात्री पालन द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन ग्राह्य नहीं है यदि न्यायालय की राय में कथनकर्ता सक्षम नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विषय वस्तु सिद्ध की जा सकती है? तो 65B में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 लागू होती है जब विवाह के संबंध है बच्चे के पितृत्व से, ये कहता है 112। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अधोलिखित धाराओं में से किसमें रेस जेस्टे के सिद्धांत को बताया गया? तो रेस जेस्टा बताया गया सेक्शन 6 में। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है किसको? पति एवं पत्नी दोनों को। और साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसमें नियम अनुचित साक्ष्य ग्राह्य नहीं का अपवाद दिया गया है? सेक्शन 32 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किसी पत्र की वह प्रति जिसकी जांच उस पत्र की उस प्रति से कर ली गई हो जो प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई है, तो वह द्वितीयक साक्ष्य है। और नेक्स्ट है, स्वेच्छा से की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है जब सक्षम क्षेत्राधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट से की गई हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है किसको? उपरोक्त में से किसी को नहीं, ना तो प्रशासनिक अधिकरण, ना मध्यस्थन, ना ही अवमानना की कार्रवाई पर। साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, खूब सभी जानते हैं। प्रतिपरीक्षा में यहाँ पर सही कथन इंगित करने कहा गया कि विबंध का सिद्धांत दीवानी मामलों में ही लागू होता है 115 पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 59 के अंतर्गत दस्तावेजों के अंतर्वस्तु को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता है। लोक दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में प्रावधान है? 74 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 लागू होती है उपरोक्त सभी पर, वसीयत पत्रों पर, उपरोक्त में से किसी पर भी नहीं। 90, ठीक है। और ना तो वसीयती पर, ना अवसीयती और वसीयती पर पत्रों पर भी नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न किस धारा में सूचक प्रश्न को परिभाषित किया गया है? 141 में। किसी व्यक्ति को मरा हुआ माना जाएगा अगर उसके बारे में नहीं सुना है, कब से? 7 वर्ष से, ऐसा कहा गया 108 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मुख्य साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य है मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा। और साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा करनी होती है वर्णित है 57 में। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसके अंतर्गत स्वीकृति को परिभाषित किया गया? धारा 17 में। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किस धारा में पूर्ववर्ती सबचरित आपराधिक प्रकरणों में सुसंगत माना जाता है? तो 53 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसमें अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत संबंधी प्रावधान दिया गया है? सेक्शन 11 में। और ओमेनिया प्रेसुमेंटर राइट एक्ट सूची का अर्थ है ये सूक्ति का, सॉरी, ये सभी कार्यों को गलत नहीं माना जाए से संबंधित है। कौन सा? ओमेनिया प्रेसुमेंटर राइट एक्ट। और साधारणतः सिद्ध करने का भार होता है अभियोजक पक्ष पर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में पूर्वदोषसिद्धि का सिद्धांत है? तो धारा 14 के एक्सप्लेनेशन सेकंड में। उत्तरजीविता की अवधारणा वर्णित है कहाँ पर? ये है 107 में। तो हमने 150 क्वेश्चंस यहाँ तक कवर कर लिए हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।